नमस्कार दर्शकों, मैं सुनीता पाहुजा, भारतीय उच्चायोग मॉरिशस में द्वितीय सचिव हिंदी एवं संस्कृति के पद पर कार्यरत हूँ। आज एमबीसी में अक्षय धारा की पहली कड़ी में हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं जो स्वीडन से आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर हाइंस वर्नर वेस्लर जी। मॉरिशस में आपका स्वागत है। शुक्रिया सुनीता जी। आप कुछ दिनों से मॉरिशस में हैं और यह जी, दूसरी बार आपका मॉरिशस आना हो रहा है। इससे हुँ, पहले आप 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान यहाँ आए थे और अब कुछ दिनों से आप विश्व हिंदी सचिवालय के जी, निमंत्रण पर यहाँ पर हैं। हम एक बार आपका पुनः सभी दर्शकों की ओर से स्वागत जी, करते हैं। जी, और आप अब तक आपको जान चुके हैं सब कि आप उपसाला विश्वविद्यालय, स्वीडन का जो विश्वविद्यालय है, वहाँ पर आप इंडोलॉजी के अध्यापक हैं, जी, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं और आपने बहुत सी भाषाएं, बहुत सी संस्कृतियों, साहित्य, इतिहास का ज्ञान अर्जित किया है और वही शायद अपने छात्रों में भी आप बांट रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर आगे की बातचीत शुरू करें। मालूम नहीं मैंने क्या अर्जित किया, क्या नहीं किया, पर मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं एक ज़िंदा मिसाल हूँ कि हिंदी सीखी जा सकती है। हमारे पूर्वजों निस्संदेह। में कोई हिंदुस्तानी नहीं है। मैंने हिंदी विदेशी भाषा के रूप में सीखी है और जहाँ तक मेरी पकड़ अभी पहुँच चुकी है, वो अभी एक लंबा इसके पीछे एक लंबा रास्ता है ज़रूर। जी जी, जी, बहुत मैं अच्छा। कह सकता हूँ कि मैंने जब मैं 19-20 साल का लड़का था, मैंने हिंदी और इंडोलॉजी में पढ़ाई करना शुरू किया और वहाँ से आगे जाके पहले मेरी ज़्यादातर मेरी दिलचस्पी संस्कृत में थी। जिस तरह से इंडोलॉजी के नाम से जो विषय पढ़ाया जाते हैं, पूरी पश्चिमी दुनिया में और पूरी एशिया में भी उसके अंदर में संस्कृत केंद्र बिंदु होता था कम से कम। अब तो चीज़ें बदल रही हैं। जी पर उस वक़्त पहले से मैंने संस्कृत से शुरू किया, पर हिंदी में भी दिलचस्पी होने लगी। फिर इसको आगे बढ़ा के केंद्रीय निधि संस्थान में कोर्स करने का मौका मिला और उसके और भी आगे बढ़ा के मुझको वॉइस ऑफ जर्मनी, डॉयचे वेले में कुछ काम यानी हिंदी रिडेक्शन में कुछ काम जी करने का मौका मिला और इसको और भी आगे बढ़ा के हिंदी पढ़ाने का मौका मिला। तो उसके साथ मेरे अंदर में वो जो डर होता था कि हमारे छात्र ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा और इसलिए मैंने बहुत तैयारी की उस वक़्त, इसकी मुझे खूब याद है। और वैसे हर कोई ज़ुबान सीखी जा सकती है ना, लोग चीनी पढ़ते हैं, जापानी बिल्कुल। पढ़ते हैं, कुछ लोग सोचते हैं जापानी नहीं सीखी जा सकती, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर ये भी गलत है, जी जी। जापानी भी सीखी जा सकती है। तो इस तरह से हिंदी भी सीखी जा सकती है, क्यों नहीं? जी बस बिल्कुल। कम ही लोग करते हैं, पर मैं अकेला नहीं हूँ। पश्चिमी दुनिया में कई मेरे जैसे लोग हैं और हम एक हमारा एक मंडल है और हम मिलते भी हैं जी, और प्रवासी समाज से हमारा भी लेना-देना है, हम मिलते हैं लेकिन आप और एक अच्छे आदर्श हैं और प्रेरणा स्रोत हैं बहुत सारे लोगों के। जी, और अभी आपने जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी सचिवालय के मंच से अपना वक्तव्य दिया, जी, वो विश्व भाषा हिंदी के शिक्षण में जो चुनौतियाँ आती हैं, उन पर आपने बात की स्वीडन के परिप्रेक्ष्य में। हुँ, और कुछ दिन से आप मॉरिशस में, मैं समझती हूँ, यहाँ आपकी मुलाकात छात्रों से भी हुई, जी, कुछ शिक्षकों से भी हुई, आम जनता से भी हुई, कुछ मंत्रालयों के, कार्यालयों के अधिकारियों से भी हुई। तो आपको कैसा यहाँ का वातावरण लग रहा है कि यहाँ किस तरह की चुनौतियाँ आप देख रहे हैं भाषा के सीखने में? क्योंकि भाषा जो है वो 4 तरह से उसका प्रयोग किया जाता है, बोलने में, सुनने में, पढ़ने में और लिखने में। तो मॉरिशस में आप थोड़ा-सा आपने क्या आपने उसका हुँ। अंदाज़ा सबसे लगाया? पहले मैं ये कहूँगा कि मॉरिशस एक तरह से अनोखा है। यहाँ फ्रेंच चलती है, बिल्कुल, इंग्लिश खूब चलती है, क्रेओल चलती है, कुछ लोग चीनी भी बोलते हैं, तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती बहुभाषी देश है। हाँ, और हिंदी भी चलती है, भोजपुरी चलती है, खड़ी बोली दोनों। ये एक तरह से एक मैं बहुत प्रभावित हूँ इससे बिल्कुल, और जब हम मान लीजिए जब हम अब वैश्वीकरण की बात बहुत अक्सर की जाती है। कुछ लोग समझते हैं वैश्वीकरण अंग्रेज़ी के साथ ही होना है। वो बिल्कुल गलत बात है ना, ये हम यहाँ मॉरिशस में देखते हैं कि लोग कई भाषा हमारा दिमाग इतने कमज़ोर नहीं है, हम जी, बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक मिसाल है हम सब लोगों के लिए बाहर जो लोग हैं यूरोपियन यूनियन में हम आजकल वो साथ-साथ रहते हैं और एक बहुभाषीय एक तरह के राष्ट्र संघ में और इसमें बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे की भाषा सीखें।
पर मैं ये कहूँगा यहाँ प्रवासी समाज है और चीज़ें बदल रही हैं या परंपराएं टूट रही हैं, ये आधुनिकीकरण के साथ पूरी दुनिया में वो हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके साथ जो ज़बान जिसके लिए 30 साल पहले लोग लड़ रहे थे यानी हिंदी, जी, वो कमज़ोर होती जा रही हैं, घटती हैं। और वो एक तरह से खेद की बात है, वो अलग से एक बात है। फिर भी अभी भी मॉरिशस एक नमूना है, एक मिसाल है, जैसे मैंने कहा था हम लोगों के लिए भी। दूसरी बात ये है कि गैर प्रवासी भी हिंदी सीख लेते मेरे जैसे, जो एक तरह से ना घर के ना घाट के, नहीं पर फिर भी आप पूरे विश्व के हो गए। जी एक तरह से वो है। और जी, हमारे साथ वो पूरी एक नई हर एक जुबान के साथ पूरी एक दुनिया खुलती है। बिल्कुल। वो ना सिर्फ ऐसा है कि जिस तरह से हर दिन हम जूते बदलते हैं पर किसी दूसरे किस्म के जूते पहन के आगे चलते फिरते हैं, भाषा के साथ हमारे सोचने का ढंग भी बदलता है, बिल्कुल। हमारी पहचान भी बदलती है। और एक तरह से जैसे हिंदुस्तान या हिंदी भाषी संस्कृति मेरा भी एक हिस्सा बन गया, मैं खुल हुँ, गया इस तरह से। और इसके लिए मैं बहुत ही आभार हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आभार हूँ। और लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान में हिंदी घर की भाषा है। कुछ अलग-अलग बोलियों में लोग करीब बोली स्कूल में सीख लेते हैं या फ़िल्मों से सीख लेते हैं, मीडिया से जी, सीख लेते हैं। इसके अलावा द्वितीय भाषा है बहुत लोगों के लिए, औपचारिक भाषा भी है, तो हिंदी जी, बहुत कुछ है। जी, और जी। उनमें से इस एक तो ये है कि हिंदी विश्व भाषा या तो बन चुकी है या बन रही है। तेज़ी से वो अग्रसर है उस रास्ते पर, हम कहेंगे कि अभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उसे इतना दर्जा तो दिया है कि जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं, वो 6 भाषाओं में दी जाएँगी, जिनमें से एक हिंदी को भी जी, स्थान मिला है, तो मैं जी, वो समझती हूँ एक कि एक महत्वपूर्ण कदम है। मील का पर ये पत्थर भी है। थोड़ा-सा सोचने हमको मुश्किल लगता है कि हिंदी कैसे इस तरह से विश्व भाषा, अगर हम हमारे अंदर में वो हिम्मत है, अब मैं हम इस्तेमाल करता हूँ, हाँ मैं भी जी, उसमें बिल्कुल, के बिल्कुल, अंदर ऐसे अलूँ ना मैं किसी तरह से मैं बिल्कुल। चाहूँ या ना चाहूँ। अगर हमारे अंदर में वो हिम्मत है कि हम हिंदी को विश्व भाषा कहेंगे, तो फिर क्या इसका मतलब क्या है? हुँ, क्या वो सिर्फ़ बोलने का एक ढंग है या क्या हुँ, वो एक सक्रिय, सकारात्मक ढंग से हमको प्रोत्साहित करने का एक तरीका है? और फिर अगर हिंदी विश्व भाषा है तो फिर क्या करना चाहिए इसके लिए जाकि संयुक्त राष्ट्र संघ में सचमुच औपचारिक भाषा बन जाए जिस तरह से चीनी हुँ, है, जी, अरबी है। जी, तो क्या करना चाहिए? हमको मेरे ख्याल से चीन का उदाहरण देखना चाहिए। जैसे वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पूरे दुनिया में फैलते हैं, हुँ, इधर उधर समस्याएँ भी हैं और राजनीति की वजह से ये सब हम जानते हैं। जी, जैसे स्वीडन में आजकल सारे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स बंद किए ब गए हैं, आजकल कोई भी नहीं है, जी, पर वो अलग सी बात है। पर पूरी एक पॉलिसी है, हनबन इंस्टीट्यूट है जो चीन के अंदर में विदेशी भाषा के रूप में चीनी के बीए प्रोग्राम्स, एमए, पीएचडी, अनुसंधान केंद्र सब कुछ चलाते हैं और लोगों को भेजते हैं विदेश, जो विदेशियों के साथ चीनी ज़ुबान पढ़ाते हैं। इस तरह का हिंदुस्तान में भी कम से कम शुरुआत के लिए होनी चाहिए। हुँ, विदेशी भाषा के रूप में हिंदी का बीए, एमए, पीएचडी वगैरह। मैंने कहा था अगर हम हमारे अंदर में वो हिम्मत है कि हम हुँ, हिंदी को विश्व भाषा कहते हैं, तो वो हिम्मत भी होनी चाहिए। चाहिए। वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमको एक मानक ढांचा भी चाहिए बिल्कुल, कि हिंदी में A1, A2, B1, B2 जिस तरह से भाषाओं की परिभाषा, क्षमता जी, की जी, परिभाषा दी जाती है, वो करनी है हिंदी के लिए। अभी तक ठीक से वो नहीं, कुछ लोगों ने शुरुआत में कुछ किया हुँ, है, वो मैं जानता हूँ, पर अभी तक पूरी तरह से ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा जी, काम है। जी, इसके लिए समिति चाहिए, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए। तो इन सारी चीज़ों इसके अलावा हमको ये पूछना है कि भारतीय विदेशी राजनीति में वो हिंदी को आगे बढ़ाने का वो क्या क्या हिस्सा हो सकता है? हुँ, इसके लिए हमको यथार्थ भी देखना है। जैसे बिल्कुल, मॉरिशस में हिंदी बोलने वालों की संख्या घटती है। मुझको लगता है इसके लिए एक समिति चाहिए। हुँ, जिस तरह से सिंघवी कमेटी ने 20 साल पहले जी, वो प्रवासियों की स्थिति देखकर हुँ, 600 पृष्ठों का वो बहुत लंबा रिपोर्ट रिपोर्ट लिखा। तैयार इसके की थी। अंदर आखिर में सिफारिश है, उसके हिसाब से अब प्रवासी भारतीय राजनीति बन गई भारत सरकार की। जी, फैसला सरकार करेगी, जी, समिति के बाद अलग है। जी, जी, तो उनकी सिफारिशों के अनुसार अब प्रवासी भारतीय दिवस बने, वो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स, ओसीआई कार्ड वगैरह वो सब होने लगा। मुझको लगता है इस तरह का हिंदी के लिए होना चाहिए, विश्व बिल्कुल, भाषा। क्या करना चाहिए? क्या ऑप्शंस हैं? क्या सिफारिश कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा तो फैसला तो सरकार करेगी, हाँ, और एक समिति यथार्थ को देख के
उद्देश्य को देख के उन सारी एक चीज़ों को ज़मीन इकट्ठा तैयार करें। करेगी। तो भाषा जब हम सीखने की बात करते हैं, हुँ, तो कहीं तो भाषा विदेशी भाषा के रूप में सीखी जाती है और कहीं वो हेरिटेज लर्निंग जी, जिसे हम विरासत के तौर पर सीखते हैं। तो जिनके लिए हेरिटेज लर्निंग होती है, मैं समझती हूँ उनके लिए बहुत आसान होता है क्योंकि उनके खून में, उनकी रगों में रची-बसी होती है वो संस्कृति, तो कुछ घर से, नाना-दादा से वो चीज़ें आती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ स्वीडन में वो स्थिति नहीं होगी जैसे मॉरिशस में है ना, क्योंकि जी। यहाँ तो हेरिटेज लर्निंग है। तो वहाँ जब विदेशी भाषा के रूप में छात्र आपके पास कैसे आते हो? क्योंकि आपने हमेशा बताया कि आपने एक पुस्तक पढ़ी और उससे आपको हुँ, ये आकर्षण हुआ कि आप अन्य जी। संस्कृतियों के बारे में जानें। लेकिन बाकी जो छात्र आपके पास आते हैं, आप कैसे उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रयास करते हैं या किस उद्देश्य से वो आते हैं? कैसे आकर्षित होते हैं वो भारतीयता की ओर, संस्कृति की ओर या दक्षिण एशियाई भाषाओं की ओर? हाँ, ये हमारे यहाँ छात्र आते हैं हिंदी के लिए, इंडोलॉजी के लिए जिसके अंदर में या तो संस्कृत या हिंदी प्रधान होता है और हिंदी के लिए मान लीजिए साल में ऐसे 25-30 तो आएँगे हाँ, हाँ। और इनकी रुचि कैसे बनती है, कुछ लोग हिंदुस्तान चले गए पर्यटकों के रूप में हुँ, हुँ। या योग दर्शन में दिलचस्पी है या बॉलीवुड फ़िल्मों में दिलचस्पी है जी, या किसी की गर्लफ्रेंड है हिंदुस्तानी या कई चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों को भाषा विज्ञान में दिलचस्पी दिलचस्प। अलग और कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको खुद नहीं मालूम कि मैं क्यों हिंदी क्यों सीख सीख रही रहे हैं लेकिन एक फिर भी आकर्षण ये है। भी अच्छे निकल सकते हैं। बिल्कुल। अलग-अलग किस्म के लोग हैं। इन सारे लोगों को इकट्ठा करने का कर्तव्य हमारे हैं, हम तो अध्यापक हैं, वो आदत भी है और अनुभव भी है। जी, जी। तो दिलचस्पी है पश्चिमी दुनिया में। लेकिन जो मैं देखता हूँ, वो रोज़गार का सवाल, वही यहाँ से परेशानी जी। शुरू होती है। लेकिन हमारे छात्र जो बीए करते हैं या एमए करते हैं, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ करते हैं। क्योंकि जिसको हम कहते हैं आंतर सांस्कृतिक संपर्क, हुँ। वो भी नौकरी की दुनिया में उसका एक हिस्सा है ना। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। लोग जो जिनके अंदर में इंसान हम सब हैं, फिर भी सोचने के ढंग में और सबका अलग-अलग। जागरूकता में कुछ फ़र्क है। जिनके अंदर में वो जागरूकता बन जाती है कि हमारे अलावा लोग शायद दूसरे ढंग से कुछ सोचते हैं, थोड़ा-सा वो देखना है वगैरह। हुँ। तो वो ये हमारे छात्र इस तरह के हैं, इनके अंदर में बहुत अक्सर मैं देखता हूँ जो एक स्वीडिश जो अपनी स्कूली अंग्रेज़ी लेके हिंदुस्तान जाता है और सोचता है कि संपर्क बन जाता है क्योंकि हिंदुस्तानी भी अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी बोल पर एक भाषा में बोलना और संप्रेषण करना 2 2 अलग अलग-अलग चीज़। चीज़ें बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। गलतफ़हमियाँ बहुत अक्सर होती हुँ, है ना। हुँ। जब तो व्यवहार करते हैं किसी चीज़ में तब उसकी असलियत जी, पता और चलती है। दूसरी बात ये है आधुनिकीकरण का सवाल। आधुनिकीकरण मेरे ख्याल से जब हम क्या चीन, क्या जापान, क्या कोरिया कम आधुनिक है क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ी नहीं चलती इस तरह से? बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है और वो हिंदी के अंदर में भी आधुनिकता है, क्यों नहीं हुँ, है? बिल्कुल। जो जब नई पीढ़ी इसको लेके अपनी समस्याओं को हिंदी में प्रकट कर रही है, अब शायद अपने माता-पिता जी से लड़े पर वो हिंदी में, तब वो हिंदी में वो बन जाता है। हुँ, वो विरासती ज़ुबान का सवाल वो एक है वो मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, हुँ, हुँ। पर थोड़ा-सा उससे आगे हमको भी देखना है कि सचमुच वो चीज़ें बदलती हैं। जैसे यहाँ मॉरिशस में एक्सटेंडेड फैमिली अब वो थोड़ा-सा खत्म हो रहा है, लोग अलग रहते हैं जी, जी। एक-दूसरे से। तो वो वापस नहीं आएगा। हुँ, फिर हिंदी कैसे बचेगा? सामाजिक सोच में संदर्भ बदलता है, चिंता का पर विषय है। इसके साथ हिंदी कैसे बदलेगी? हुँ, और वो हमको सोचनी है। कैसे बढ़ेगी? हाँ, कैसे बढ़ेगी? जैसे एक बार वो एक पंजाबी की लड़की थी, हमारी क्लास में थी, तो इन्होंने कहा था पंजाबी वही ज़ुबान है जो वही लोग बोलते हैं जो मेरी शादी करना चाहते हैं। सोचिए ना, जी, वही जी। भी विरासती ज़ुबान है। जी। फिर मैंने इनसे सोचा वो बिल्कुल ठीक है, पर हुँ। लड़ो अपने लिए, वो पंजाबी में या हिंदी में, वो बहुत ज़रूरी है ना। आधुनिकता इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हिंदी में आधुनिक क्यों नहीं? ठीक है, परंपरा भी है, 800 साल से की साहित्यिक परंपरा है या इससे और भी ज़्यादा साहित्यिक परंपरा और बहुत कुछ लिखा गया अलग-अलग बोलियों में, ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, बहुत कुछ ये पूरा एक खज़ाना है और फिर आधुनिकीकरण भी हुआ, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में पर एक जिसको कहते हैं देशज आधुनिकता भी है। हुँ, जब हम कबीर को देखते हैं, कबीर में भी काफ़ी आधुनिकता हम बिल्कुल, ढूँढ निकाल सकते हैं। बिल्कुल। ढूँढ निकालने में बहुत कुछ उभर आता है, बिल्कुल। पर सोचो, ढूँढ लो लड़ो अपनी ज़ुबान से, क्यों नहीं? अगे ने बहुत सुंदर उसके बारे जो मशहूर हिंदी के जो लेखक हैं, अगे ने बहुत सुंदर लिखा
कि मैं अपनी ज़ुबान से, अपनी हिंदी से लड़ता हूँ, हम्म, कभी-कभी नाराज़ भी हूँ, पर आखिर में ये ज़बान मेरी ही है मेरी और है। आखिर में कुछ ना कुछ मिलता है जो मुझे आखिर में ठीक लगता है हम्म, मेरी कविताओं में। तो शिक्षण के लिए जो आप सामग्री प्रयोग करते हैं, जो आपका जी, पाठ्य सामग्री आपके पास है, वो कैसे तैयार की गई, किसने तैयार की, और आप उससे कितना संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि जो आपका उद्देश्य है पढ़ाने का, वो कितना उसकी पूर्ति हो पाती है उससे? और क्या आपके अलावा भी और शिक्षक हैं इंडोलॉजी के स्वीडन में? जी। हमको ये देखना है कि जो नई पीढ़ियों की आदतें बदलती हैं, इनकी स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करने की खूब जी। आदत है। इनको तस्वीर यानी वीडियो क्लिप्स इस तरह से तस्वीर इनका दिमाग तस्वीरों पर आधारित चलता है। चलता ये है। बहुत बार हम महसूस करते हैं ये। जी। और इसको देखना है हमको छात्रों को देखना चाहिए कि इनकी क्या पहचान है, इनके क्या सोचने के तरीके हैं, इनका क्या रुचि किस अस्तित्व है, तरफ इनकी है? रुचि कैसे बनती है, इनका रिश्ता हिंदी के साथ कैसे हो सकते हैं। बॉलीवुड फ़िल्म हो, योग दर्शन हो जो भी हो, उसको लेके हमको इनको प्रोत्साहित करनी है। हम तो फिर ऐसे प्रौद्योगिकी अब आने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रौद्योगिकी का सवाल उसमें केंद्र बिंदु में बिल्कुल। है। इसको सचमुच हमको सोचना है और अगर हम A1 A-B वगैरह उस तरह की परिभाषा देंगे, तो एक कोई संस्थान इसके लिए वो सारी जो वीडियो क्लिप्स है, जो भी बनानी तैयार करनी चाहिए। अभी अभी भी बहुत कुछ है, पर अभी भी मैं देखता हूँ बहुत कमज़ोरियाँ भी हैं, जो इंटरनेट में ढूँढ निकालने में हमारे बच्चे हमेशा कुछ ढूँढ निकालते हैं, मुझसे पूछते हैं जी। ये क्या है वगैरह। जैसे ड्यूलिंगो का एक ऐप है, हाँ जी। आप जानते हैं उसमें 8 मिलियन से ज़्यादा हिंदी सीख लेते हैं उसमें, ज़्यादातर विदेश में होंगे, हम्म, हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ जी। तो देख लीजिए 8 मिलियन है पूरी दुनिया में, ये बहुत है। उसमें प्रवासी समाज के लोग होंगे, गैर प्रवासी भी होंगे। तो मैं देखता हूँ उसको और वो हिंदी प्रोग्राम मैंने खुद देख लिया इसको क्योंकि मैं समझना चाहता था कि हमारे छात्र क्योंकि मैंने देखा हमारे छात्र इसको इस्तेमाल करते हैं। हम्म। वो सही काफ़ी सही भी है, वो हम्म। हिंदी का है और इसको देख के हम कभी खेलते हैं और इंटरनेट से वो ढूँढ निकालो, वो ढूँढ निकालो। तो य गतिशील आपका पाठ्यक्रम है, आप उसमें बदलाव करते रहते हैं। जी, पर अभी भी हमारी जो पुस्तक किताब है वो रूपर्ट स्नेल का कंप्लीट हिंदी हाँ। और मैकग्रेगर का वो जो व्याकरण हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत अच्छा है और इसी टीचिंग बुक जैसे मैंने कहा था स्कूली अंग्रेज़ी आती है स्वीडिश बच्चों को हम्म। तो मैं पर क्लास में मैं स्वीडिश में समझाता हूँ जब कुछ स्वीडिश में समझानी है और जो अनुवाद के जो अभ्यास है उसके अंदर में वो ज़्यादातर हम स्वीडिश में करते हैं अम, तो क्या कोई स्वीडिश से हिंदी और हिंदी से स्वीडिश हाँ कोश भी है, या कोई उसे बनाने की वो सोच रहा है, कोई कोर्स के परियोजना? अंदर में उस तरह के हिस्से हैं अलग अलग कोर्सों के अंदर स्वीडिश में भाषा से हिंदी और हिंदी से हाँ स्वीडिश में? हाँ ओके। तो वो है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं, हर किस्म के अभ्यास अध्यापक के रूप में हमको बदलनी है कुछ। हमको कभी-कभी हम कुछ श्रुतलेख करेंगे, कभी हम कुछ एक्सरसाइज़ेस करेंगे, अभ्यास करेंगे जिसमें लोगों को मान लीजिए एक शब्द लेना है फिर इनको सुनना है कुछ, फिर मौखिक अभिव्यक्ति है, कई चीज़ें हैं। हमेशा कुछ न कुछ बदलनी है, जी नहीं जी। तो सो जाएँगे हमारे बच्चे। बिल्कुल। नहीं तो वो ये जैसे पढ़ाते समय मतलब आप व्याकरण पर भी ध्यान देते हैं, शब्दावली हो गई, जी, फिर वार्तालाप हो गया, साहित्य संस्कृति की भी बात करनी बिल्कुल। पड़ती है। तो इन सब में आपको क्या लगता है कि जब आप सिखा रहे हैं, तो भाषा की शुद्धता पर पहले बच्चे ध्यान दें, या पहले बातचीत शुरू कर दें और फिर उसको शुद्ध बनाया जाए? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। अगर हम सिर्फ़ भाषा की शुद्धता जिसको शुद्धता कहते हैं, फिर शुद्धता क्या है? वो भी एक सवाल है। मैं कोशिश करता हूँ कि सरल हिंदी मैं खुद सरल हिंदी बोलने की कोशिश करता हूँ, कि लोग समझें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर तत्सम की जगह पर, हर विदेशी शब्द की जगह पर एक तत्सम यानी संस्कृत शब्द इस्तेमाल बिल्कुल। करना है। ये ज़रूरी नहीं है। जी जी। वो हिंदी के खज़ाने में बहुत कुछ है, तत्सम, तद्भव, देशी-विदेशी, वो सब जी। उसके अंदर में। फिर भी कुछ अंग्रेज़ी लफ्ज़ भी स्वाभाविक है, मामूली है हिंदी बिल्कुल। में, वो भी ठीक। जी। पर इसके अलावा दूसरे कुछ अंग्रेज़ी शब्द हैं जो स्वाभाविक नहीं है। नहीं है। तो इसमें एक फ़ाइन लाइन जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो ढूँढ निकालना है, वो भी आसान काम नहीं, पर वो किसी तरह से उस्ताद के रूप में अनुभव को लेके इस तरह की जागरूकता मेरे अंदर में और बच्चों के अंदर में भी बनती है, धीरे-धीरे। तो इनसे जब हम मतलब छात्रों को तैयार करते हैं भाषा के लिए, हुँ, भाषा बोलने के लिए, सीखने के लिए,
तो मैं समझती हूँ कि 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं भाषा के। एक तो भाषा की दक्षता और भाषा की क्षमता। जी। तो क्षमता तो मैं समझती हूँ व्याकरण से आ जाती है, क्योंकि जब व्याकरण शुद्ध हुँ, होगी तो वो उनमें क्षमता विकसित हो जाती है कि वो शुद्ध भाषा बोलें। हुँ। लेकिन दक्षता की बात करें तो दक्षता मैं समझती हूँ बहुत व्यवहार से आती है। जैसे बहुत जी। छोटी-सी बात है कि ना शब्द का प्रयोग जब हम क्रिया से पहले करें कि आप ना आएँ, लेकिन हम कहें कि आएँ ना, तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो ये चीज़ें कैसे सीखते हैं छात्र? आपको ताज्जुब होगा, इसके लिए नियम है व्याकरण में। हाँ जी, नियम और है। वो हमारी किताब में भी है, यानी बिल्कुल, तो ये पाठ्यक्रम के छात्रों अंदर। को सीखने में ना, हाँ, जैसे सीखने में विदेशी छात्रों को और समस्या क्या आती है? वो सीख जाता है। जी, जैसे आप जो संयुक्त क्रियाएँ हैं जी। और विपरीत हैं, जैसे बैठ जाओ, तो पूछते हैं कि बैठें कि जाएँ? उठ बैठो कि उठें कि बैठें? तो इस तरह की समस्याएँ कुछ आपके छात्रों के सामने आती हैं, जो आपको रुचिकर लगती हैं, या कोई आप ऐसा अपना संस्मरण बताएँ जिसमें आपको लगा हो कि बहुत ही अच्छा बच्चे ने, कुछ किसी हुँ। छात्र ने कोई प्रश्न किया या उसकी कोई शंका थी ऐसी? सब मिलाकर मुझको लगता है हिंदी का व्याकरण बहुत मुश्किल नहीं है। हुँ, लेकिन जैसे संयुक्त क्रिया, ये एक बहुत मुश्किल अध्याय है जी, जी। व्याकरण के अंदर में। पर एक फ़ायदा ये है कि लोग अपने प्रयोग में इसको ले जाने की ज़रूरत इस तरह से नहीं है। आप हाँ, बिना संयुक्त क्रिया इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। हाँ पर जी। जैसे जब हम साहित्य पढ़ते हैं, हुँ, बहुत अक्सर एक लेखक अपने अपनी सोच जो शायद सीधे अभिव्यक्त नहीं करता, पर हुँ, किसी तरह से संयुक्त क्रियाओं के साथ अभिव्यक्त करता है। तो इसको ठीक समझने की ज़रूरत है। हम बहुत अक्सर इसमें बहस करते हैं इस क्लास में कि ठीक इसका मतलब क्या है आखिर में? जी। तो वो होता है। पर इसके लिए नियम है। हुँ, कई लोगों ने इसके बारे में अनुसंधान किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ऐसे ही कहा जाता है, और पर सीखना पड़ता है, उसके सीखना नियम सीख पड़ता कर। है। और और इससे हिंदी वो ज़रूर हिंदी के खज़ाने में आ जाता है संयोग क्रिया का। वाक्य विन्यास भी बच्चों के लिए मुश्किल बिल्कुल, है। बिल्कुल। जो, वो, जैसे, तैसे, हुँ, जब, तब, वो हमारे बच्चों के लिए मुश्किल है। पर एक बात ये है, मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में 18 से ऊपर है ना, बच्चे नहीं हैं। मैं इनको बिल्कुल, बच्चे ही बच्चे कहते कहता हैं, हूँ, लेकिन पर वो 18 से ऊपर है। हुँ, यानी मैं समझा सकता हूँ, इनकी समझ में नियम भी आ जाते हैं। जी, छोटे प्राथमिक स्कूलों में, माध्यमिक स्कूलों में दूसरे ढंग से पढ़ाना है, वो मैं जानता हूँ। जी। पर मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा सैद्धांतिक नहीं पढ़ाऊँ। हाँ, कुछ 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 लोगों रुचिकर ढंग से। और मैं कोशिश करता हूँ जैसे कम हम से ना कम। की बात ही करें, अगर हम वो गाना जी, सुने कि ना ना पहले ज़रा आप मुस्कुराइए, तो यहाँ ना का मतलब ना मुस्कुराने से नहीं है, लेकिन जी, मुस्कुराने पर इंसिस्ट किया जा रहा है। जी। तो वो चीज़ें अगर बच्चों को समझ में आने लगें तो उनको रुचि भी आएगी, दिलचस्पी भी होगी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्वीडन में अनुवाद की क्या स्थिति है, कि भारत की किन कृतियों का अनुवाद हिंदी से स्वीडिश भाषा में किया गया है? हाँ, वो एक एक तरह से दुःखमयी विषय है, क्योंकि बहुत अक्सर भारतीय भाषाओं से अंग्रेज़ी के माध्यम से अनुवाद किया जाता है। जी, वो बड़ी भाषाओं के लिए, यूरोप की बड़ी भाषाओं में भी कुछ हद तक है। जैसे जर्मन में, फ्रांस में, फ्रेंच में, पर वहाँ कम से कम कुछ हद तक जैसे जर्मन ज़ुबान में एक प्रकाशन गृह है, वो जो सीधे अनुवाद जी, प्रकाशित करते हैं, द्राउपदी फलाट। जी। अब पर इस तरह का स्वीडन में नहीं है। उसका एक कारण ये है कि स्वीडन की आबादी बस बस 1 करोड़ की है। पर हम इस पर हम मेहनत करते हैं। मैं समझता हूँ, अब हमारे कुछ बच्चों ने एक वेबसाइट है südasien.se, जिसमें कुछ अनुवाद प्रकाशित हुए हमारे बच्चों के, और मैं समझता हूँ वो एक शुरुआत है कम से कम, जो सीधे हिंदी से सही स्वीडिश है। में अनुवाद करते हैं। क्योंकि अनुवाद जब हम करते हैं, या जिस तरह आप हुँ, भाषाएँ, संस्कृतियाँ, साहित्य सब सीखते हैं, तो समझती हूँ कि जिन देशों की ये संस्कृतियाँ होती हैं, वो देश ज़रूर एक दूसरे के निकट आते हैं। अब स्वीडन और भारत, और हुँ। भारत और मॉरिशस, मॉरिशस और स्वीडन के संबंधों पर ज़रूर सकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा आपके आने का, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डाल के। जी, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएँ जो सीधे अनुवाद कर सकते हैं और टारगेट हुँ, लैंग्वेज में भी अच्छे हो, बिल्कुल। और इनके लिए भी कुछ सपोर्ट चाहिए। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान में, दिल्ली में या दिल्ली के आस-पास ऐसा संस्थान होता जहाँ जैसे अब अगर कोई किसी नॉवेल का अनुवाद करते हैं, 2 महीने तक सस्ते में कोई कमरा मिल जाए, कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, जी, जी। बस कुछ शांति चाहिए और छोटी-सी एक लाइब्रेरी, जिसमें कभी-कभी वर्कशॉप्स, कार्यशालाएँ होती, और जहाँ मान लीजिए अगर उदय प्रकाश
जब हमने उदय प्रकाश की पीली छतरी वाली लड़की का अनुवाद किया और हाँ जी। नॉवेल का, तो संयोग से मुझे पता चला कि जापान में भी एक लड़का बैठा है जो अनुवाद जी, करते जी, हैं, बताएँ। संयोग से। हाँ जी। अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा संस्थान होता जहाँ वो लड़का जापान से और मैं हम साथ बैठ के मिल सकते थे, तो बहुत खुशी होती। जी, जी। क्योंकि हम अनुवादक अकेलापन भी महसूस करते हैं एक तरह से। नहीं, भारत सरकार की शीर्ष संस्था है भारतीय अनुवाद हाँ, कुछ उम, लोग हैं एक्टिव केंद्रीय इसमें। अनुवाद ब्यूरो जहाँ से मैं हूँ, जी। मेरा पेरेंट ऑफिस है वो। तो आपके इस सुझाव को हम ज़रूर वहाँ तक हाँ, हाँ। पहुँचाएँगे और मैं दर्शकों की ओर से आपका आभार भी व्यक्त करती हूँ। मैं समझती हूँ कि आपका स्वीडन से मॉरिशस आना ज़रूर मॉरिशस, भारत और स्वीडन तीनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देगा और आप हमारे लिए एक राजदूत की तरह हैं यहाँ पर, शुक्रिया। जो अ, सरकारें तो काम करती ही हैं 2 देशों की निकटता के लिए, सुदृढ़ता के लिए, हुँ, लेकिन जब आप जैसे राजदूत अपना योगदान देते हैं तो मैं समझती हूँ वो ज़्यादा सीमेंटेड हो जाता है रिश्ता। मैं जानता हूँ राजदूत बनने का इरादा मेरा कभी नहीं हुआ, पर हम चाहें या ना चाहें, पर कुछ हम काम हैं हो कुछ हद जाते तक। हैं, बिल्कुल। पर न सिर्फ मैं हूँ, कई लोग हैं मेरे जैसे यूरोप में। मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद और आपके आभारी हमारी है। सुखद भविष्य और दीर्घायु की कामना बहुत खुशी करते हुई हैं। आपसे धन्यवाद। सुनीता जी, मुझे भी, आपसे बात करके। धन्यवाद।